नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। ये पार्ट 2 है ऑन न्यू लेबर लॉज और इस वीडियो के अंदर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने नए लेबर कानूनों को नोटिफाई किया है। उनके ऊपर मैं एक क्रक्स वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वो वीडियो जरूर से जरूर देखिए। जहां तक आज के वीडियो की बात है, इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ये नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है ये सच में बड़े बड़े बदलाव करने जा रहा है जो लेबर लॉ के एरिया में है, और वो कौन कौन से बदलाव हैं, या फिर सिर्फ हवा क्रिएट किया जा रहा है। जहां तक इस टॉपिक की बात है, ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले हम इस एक्ट के ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे, और किसी भी कानून के ऑब्जेक्ट को जानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है उसके प्रीएम्बल पर नजर डालना। और जहां तक इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 की बात है, उसका प्रीएम्बल चीख चीख कर कहता है, दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू। कंसोलिडेट एंड अमेंड मतलब इकट्ठा करना, और अमेंड मतलब उसको मॉडिफाई करना, सुधार करना। कौन कौन से कानून? जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। दूसरा, वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वर्कर्स की क्या कंडीशंस है। तीसरा, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, वर्कर और मैनेजमेंट का, या और भी बहुत सारे जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उन सारे डिस्प्यूट्स के ऊपर ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है। इस कोड को बनाने के लिए 3 लॉज को क्लब किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है, और वो 3 लॉज हैं। पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, दूसरा है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, और तीसरा है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। इन तीनों कानूनों को क्लब करके, मॉडिफाई करके, कंसोलिडेट करके हमारे सामने ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2022 बना है। और इसके अंदर टोटल 14 चैप्टर हैं और 104 सेक्शंस हैं और 3 शेड्यूल हैं। चलिए अब हम एक एक करके पता करते हैं कि क्या ये कानून सच में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है। जहां तक इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात है, वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर की बात है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, या फिर ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, चलिए पता करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला बड़ा बदलाव किया है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर किया गया है। जो डेफिनेशन दी गई है इंडस्ट्री की इस नए कानून के अंदर, वो सेक्शन 2 के अंदर दी गई है। पुराना कानून जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था 1947 का, उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपकी इंडस्ट्री नहीं होगा, हॉस्पिटल आपका इंडस्ट्री नहीं होगा, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस थे। इस लॉ ने सबसे पहले उन सारी एक्सेप्शंस को खत्म कर दिया है। दोस्तों, इन सारे एक्सेप्शंस को रिमूव करने के पीछे लेजिस्लेचर की ये मंशा रही है कि जो हमारा पुराना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 था, उसमें जो एक्सेप्शंस मेंशन थे, उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे केसेस आए थे। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के अंदर बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा के केस के अंदर पोजीशन को सेटल करते हुए उन सारे जो एक्सेप्शन के अंदर चीजें मेंशन थी, उनको बोला कि हाँ, वो भी इंडस्ट्री होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ 1963 सुप्रीम कोर्ट के केस को ओवर रूल करते हुए ये बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी एन इंडस्ट्री। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल मजदूर सभा केस 1960 सुप्रीम कोर्ट को कंफर्म करते हुए, और सफदरजंग हॉस्पिटल वर्सेस कुलदीप सिंह 1970 को ओवर रूल करते हुए यह बोला कि हॉस्पिटल विल बी एन इंडस्ट्री। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1961 के केस को कंफर्म करते हुए यह बोला कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी इंडस्ट्री होंगी, जिम खाना क्लब और क्रिकेट क्लब भी आपके इंडस्ट्री होंगे। उन सारे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और बैंगलोर वाटर सप्लाई के केस को लीगल मैनिफेस्टेशन देने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, उससे इन सारी एक्सेप्शंस को खत्म कर दिया गया है। अब आपका चाहे हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, सॉलिसिटर फर्म हो, जिम खाना क्लब हो, क्रिकेट क्लब हो, ये सब इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएंगे। नया लॉ भी कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करता है
जिनको वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर निकालता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो होली और सब्सटैंशियली चैरिटेबल नेचर के हैं, फिलैंथ्रोपिक नेचर के हैं, सोशल नेचर के हैं, वो इंडस्ट्री नहीं होंगे। इसी के साथ साथ डोमेस्टिक सर्विसेज भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी और सॉवरन फंक्शंस भी आपके इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होंगे। और इस नए लॉ के अंदर पुराने लॉ से इतर एम्प्लॉय की डेफिनेशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर सेक्शन 2L। और इस डेफिनेशन के हिसाब से एम्प्लॉय कौन होगा? एम्प्लॉय इज समवन हु इज एम्प्लॉयड टू डू अनस्किल्ड, स्किल्ड, मैनेजरियल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, सुपरवाइजरी और क्लरिकल वर्क। आप देखेंगे इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर हर कोई इंक्लूड है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, या फिर वो सुपरवाइजरी नेचर का हो, मैनेजरियल वर्क कर रहा हो, टेक्निकल कर रहा हो या क्लरिकल कर रहा हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। एंड ऑल दीज एम्प्लॉयज डू देयर वर्क फॉर आइदर हायर और रिवार्ड। हायर और रिवार्ड के लिए वो अपना काम करते हैं। जो ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, इसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन किए गए, जैसे अपेरेंटिस जो ट्रेनी होता है उसको स्पेसिफिकली आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एम्प्लॉय रखा गया है। एक ट्रेनी या अपेरेंटिस कभी भी आपका एम्प्लॉय के अंदर कवर नहीं होगा। इसी तरह मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन को सेक्शन 2 क्लॉज M के अंदर एक्सपैंड किया गया है टू इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिकीज्ड एम्प्लॉयर। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होता था, उसको भी इंक्लूड किया गया। और दूसरी एक दुविधा और थी, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज्ड एम्प्लॉयर था वो इंक्लूडेड नहीं था, उसको भी इस नए लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, जो अगला सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है वो ये है कि पहली बार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया और फिक्स टर्म एम्प्लॉय को वो सारे बेनिफिट देने की बात की जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं। और जहां तक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसको सेक्शन 2 क्लॉज O के अंदर डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 2 क्लॉज O कहता है कि एंगेजमेंट ऑफ एन वर्कर ऑन अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फिक्स टर्म। सबसे बड़ी बात आपको यहां ध्यान देने की है कि ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको फिक्स टर्म एम्प्लॉय वाले बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे, जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट है। एक बात और, ये नया कानून बोलता है कि जो पुराने लॉ के अंदर अगर किसी बेनिफिट के लिए स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट थी कि आपको एस्टेब्लिश में इतना टाइम स्पेंड करना होगा तभी आप उस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे, वो रिक्वायरमेंट भी खत्म कर दी है और बोल दिया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय को प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रेचुटी की बात करें, ग्रेचुटी के लिए पुराने लॉ के अंदर अगर किसी को एलिजिबल होना था तो कम से कम 5 साल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेंड करने थे। अब नया कानून आने के बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 साल भी स्पेंड करते हैं तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट मिलेंगे जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं, मगर प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे। जितना टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन में रहता है उस हिसाब से मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फिक्स टर्म एम्प्लॉइज। लग रहा है इस कानून ने सच में बड़े बड़े बदलाव किए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये सच में बड़े बदलाव हैं। अगला बदलाव यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के स्कोप को एक्सपैंड किया है, उसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई करके। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज Q क्या ऐड किया गया है? ये बोला गया है कि नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विल आल्सो इंक्लूड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ वर्कर्स। इन चारों कंपोनेंट की वजह से अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में आएगा। पुराने लॉ के अंदर ऐसा नहीं था। जहां तक ट्रेड यूनियन की बात है, उनके राइट्स की बात है, इम्यूनिटीज की बात है, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो सारे प्रोविजन थे उनको ऑलमोस्ट एज इट इज रिटेन किया गया है, मगर एक एड ऑन किया गया है। वो ये है कि पहली बार निगोशिएटिंग काउंसिल और यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर सेक्शन 14। अब ये निगोशिएटिंग काउंसिल और निगोशिएटिंग यूनियन क्या होगी? ये वो काउंसिल होगी या यूनियन होगी वर्कर्स की जो एम्प्लॉयर के साथ निगोशिएट करेगी ऑन सर्टेन मैटर्स। इसके मेंबर्स कौन होंगे? इसके रिगार्डिंग जो नया कोड है वो ये कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी कि उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को निगोशिएटिंग काउंसिल की तरह रिकॉग्नाइज कर दे। और जहां पर एक से ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उस सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयर उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करेगा एज निगोशिएटिंग काउंसिल जिसके मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 50% से ज्यादा मस्टर रोल्स पर है। सेक्शन 2 क्लॉज ZK के अंदर जो स्ट्राइक की डेफिनेशन को डिफाइन करता है उसको मॉडिफाई करते हुए
उसके स्कोप को एक्सपैंड किया है और ये बोला है कि नाउ कंसर्टेड कैजुअल लीव बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑन अ सर्टेन डे विल अमाउंट टू स्ट्राइक। अगर किसी एक दिन 50% से ज्यादा एम्प्लॉय कंसर्टेड मतलब आपस में तालमेल बिठाकर लीव पर चले जाते हैं, कैजुअल लीव पर चले जाते हैं, तो अब वो स्ट्राइक की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। वर्कर की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज जेडआर के अंदर दी गई है उसके स्कोप को भी एक्सपैंड किया गया है टू इंक्लूड वर्किंग जर्नलिस्ट एंड दी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय और जर्नलिस्ट को भी वर्कर की डेफिनेशन के अंदर ऐड किया गया है। इसके साथ साथ ऐसे एम्प्लॉयज या वर्कर्स को भी ऐड किया गया है जो किसी सुपरवाइजरी रोल के अंदर हैं और वो हर महीने 18,000 रुपए तक मंथली सैलरी ड्रॉ करते हैं। पुराने लॉ के अंदर जो ये लिमिट थी वो 4,500 रुपीज थी। वेज की डेफिनेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है और बाकी के कोड से तालमेल बिठाकर उसको यूनिफॉर्म कर दिया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर जो वेज की डेफिनेशन दी गई है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो कोड ऑन वेजेस के अंदर दी गई है। वेज की डेफिनेशन नए लॉ के अंदर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ZQ के अंदर दी गई है। जो नई डेफिनेशन वेज की है वो क्या कहती है, वेज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होंगे, वो होंगे पहला बेसिक पे, दूसरा DNS अलाउंस और तीसरा रिटर्निंग अलाउंस अगर कुछ है तो। इसके अलावा कोई भी आपका वेज का पार्ट नहीं होगा। बाकी के कंपोनेंट जैसे बोनस, HRA, हाउस अकोमोडेशन प्राइस, कन्वेयंस अलाउंस, अदर अलाउंस विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर वेज। हाउएवर दे विल बी पार्ट ऑफ योर CTC, बट उनको वेज की डेफिनेशन के अंदर नहीं रखा गया है। प्रोविडेंट फंड भी आपका वेज की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। एक जो मेजर चेंज किया गया है वो ये है कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट की सिचुएशन के अंदर एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 62 ये कहता है कि अगर वर्कर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको स्ट्राइक पर जाना है तो वो 60 डेज का एडवांस नोटिस देंगे एम्प्लॉयर को कि वो स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर लॉकआउट करने वाला है तो उसको भी 60 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ये लॉ एक बात और कहता है कि जब एक बार आपने नोटिस दे दिया तो उसके अगले 14 दिन के अंदर ना आप स्ट्राइक कर सकते ना ही लॉकआउट कर सकते। जो ये अगला प्रोविजन है जो चैप्टर 10 के अंदर दिया गया है नए कानून के अंदर, ये एम्प्लॉयर फ्रेंडली है। अब जो पुराना कानून था वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से ये कहता था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स 100 या उससे ज्यादा हैं तो प्रायर गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती थी, गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी थी अगर एम्प्लॉयर को कुछ एम्प्लॉयज को रिट्रेंच करना है या फिर ले ऑफ करना है या फिर इंडस्ट्री को ही क्लोज करना है। अब नए कानून के अंदर यह संख्या थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाकर 300 या उससे ज्यादा कर दी है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर वर्कर्स की संख्या, एम्प्लॉयज की संख्या 300 या उससे कम है, उस सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी पहले अगर किसी एम्प्लॉय को या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिट्रेंच करना है, ले ऑफ करना है या इंडस्ट्री को ही क्लोज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा एम्प्लॉयर फ्रेंडली हो गया। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर के लिए अपने नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को निकालना, रिट्रेंच करना, ले ऑफ करना काफी आसान होगा। कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर वर्कर्स की संख्या 300 से कम है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इस नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के इंप्लीमेंट होने के बाद देश से लेबर कोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर लेबर कोर्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जब ये कानून इंप्लीमेंट हो जाएगा लेबर कोर्ट नाम की चीज इंडिया में नहीं रहेगी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से लेबर कोर्ट्स को हटा दिया है और उस प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये कानून अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने थे मगर नहीं हुए। आपको ये जानना है कि ये कानून कब इंप्लीमेंट होंगे तो मेरी वही वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। इन न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हैज बीन सिंप्लीफाइड। इस नए कानून के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है और उसके अंदर सिर्फ 3 अथॉरिटीज है। पहली कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, सेकंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, थर्ड नेशनल ट्राइब्यूनल। जो बाकी की अदर अथॉरिटीज जो पुराने लॉ के अंदर थी उनको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, जैसे लेबर कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी एंड बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, उनको रिमूव कर दिया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इस नए कानून के अंदर वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन हैज बीन अलाउड। मतलब आर्बिट्रेशन के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को दोनों पार्टी मिलकर, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मिलकर
रेफर कर सकते हैं अपनी सहमति से। जब भी किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाएगा, हमेशा वो रिटन एग्रीमेंट पर किया जाएगा। और जब किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाएगा, तब उस सिचुएशन के अंदर प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट अप्लाई नहीं होंगे। रादर कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, वो होंगे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड प्रोविजंस विल अप्लाई। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के प्रोविजन उस पे अप्लाई करेंगे, ना कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के। नए कानून के अंदर भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को भी सिंपलर बना दिया है अंडर सेक्शन 89। सेक्शन 89 धारा 89 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर सिर्फ फाइन की पनिशमेंट हो सकती है, तो उस ऑफेंस को एम्प्लॉयर 50% ऑफ द फाइन अमाउंट देके ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर 1 साल तक की सजा और फाइन इंपोज होता है, तब उस सिचुएशन के अंदर 75% ऑफ द फाइन अमाउंट पे करके ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है। तीसरी बात, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर पनिशमेंट 1 साल से ज्यादा है, उसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता। चौथी बात, सेकेंड टाइम ऑफेंस करने पे कंपाउंड नहीं किया जा सकता। और एक बार ऑफेंस अगर कंपाउंड हो गया, उसके 3 साल के अंदर दोबारा से फिर ऑफेंस कमिट होता है, तभी भी आप उसको कंपाउंड नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेक्शन 96 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट को और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स को एग्जेम्प्ट करने की फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी किसी इंडस्ट्री को या किसी क्लास ऑफ इंडस्ट्री को एक्सक्लूड करने की फ्रॉम द परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 खत्म होता है। और ये सारा एनालिसिस करने के बाद आई केम टू कंक्लूजन दैट सच में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, बस इंप्लीमेंटेशन की देरी है। आई होप कि जल्दी से जल्दी इस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या ये हुआ है या सच में बड़े बदलाव हुए हैं, एम्प्लॉय के लिए भी एम्प्लॉयर के लिए भी? तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।